नमस्कार दोस्तों, यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 14। अब आगे। उसने कांपते हाथों से पहले एक छेद में पेंच कसा और फिर दूसरे छेद में। फिर वह वैन के नीचे से ही होता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा। उसने उधर के भी दोनों छेदों में पेंच कस दिए। गार्ड भीतर बक्से में पता नहीं क्या कर रहा था। उसने एक बार भी गोली चलाने की कोशिश नहीं की थी। चारों छेद बंद हो चुकने के बाद बक्सा एकदम सील हो गया था। वह वैन के नीचे से निकला और सामने पहुंचा। वैन की विंड स्क्रीन एकदम चकनाचूर हो गई थी। वह उसके हुड पर चढ़ गया और उसके भीतर झांका। ड्राइवर और गार्ड के खून से लथपथ निश्चेष्ट शरीर एक दूसरे के अगल बगल पड़े थे। विमल विंड स्क्रीन के रास्ते से ही भीतर घुस गया। उसने पहले दोनों आदमियों का मुआयना किया, वे मर चुके थे। फिर उसने साइड का एक दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। उसके संकेत पर हाथों में राइफल लिए तीरथ सिंह और राकेश बाहर निकले और दौड़ते हुए उसके पास पहुँचे। यह क्या राइफल दिलवाई है ठाकुर ने? राकेश हाँफता हुआ बोला। इसकी तो अलाइनमेंट ही ठीक नहीं है, इसलिए तो मेरा निशाना चूक गया। यानी कि निशाना उसका चूका था, जिसकी वजह बिन मांगे सफाई पेश कर रहा था। उस कमबख्त का निशाना चूक जाने के कारण ही गार्ड को गोली चलाने का मौका मिल गया था और ट्रक का एक टायर बोल गया था। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत आ गई थी। वे दोनों मर गए? तीरथ सिंह ने पूछा। हाँ, विमल बोला, लेकिन ट्रक का एक टायर बैठ गया है। तभी पहली बार उन तीनों की निगाह ट्रक की तरफ उठी और उन्हें ट्रक के नीचे से प्रहलाद निकलता दिखाई दिया। वह अपने दाएं हाथ से अपना कंधा थामे था और उसके चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव थे। सब उसकी तरफ लपके। क्या हुआ? विमल ने पूछा। मेरे कंधे में, प्रहलाद हाँफता हुआ बोला। गोली लगी है। कहते हुए वह सोच रहा था कि गोली उसकी खोपड़ी में भी लग सकती थी। मौत उसके कितने करीब से गुजरी थी। अब एकाएक उसे डकैती के माल में हिस्सा पहले जितना आकर्षित नहीं लग रहा था। मुझे देखने दो, विमल बोला। उसने उसके कंधे पर से कमीज फाड़कर कंधे को नंगा किया। वह कुछ क्षण जख्म को मुआयना करता रहा और फिर बोला, घबराओ नहीं, हड्डी सलामत है और गोली भीतर टिकी नहीं है, केवल खाल ही कटी है। प्रहलाद खामोश था। जख्म गहरा था या मामूली? पीड़ा से उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। तुम्हारे पास रिवॉल्वर भी है ना? विमल ने राकेश से पूछा। राकेश ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। रिवॉल्वर प्रहलाद को दो। क्यों? अरे दो ना, विमल क्रोधित स्वर में बोला। वह बहस करने का वक्त नहीं है। राकेश ने रिवॉल्वर प्रहलाद को सौंप दी। प्रहलाद ने प्रश्न सूचक नेत्रों से विमल की तरफ देखा। रिवॉल्वर लेकर वैन से परे चौकस खड़े हो जाओ, विमल बोला। एक बात हम में से किसी को भी कभी नहीं सूझी। अगर वैन के बक्से में मौजूद गार्ड अपनी तरफ से दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद आए और आनंद फानन में हम सबको शूट करना शुरू कर दे तो? प्रहलाद के मुंह सिसकारियाँ निकली। दरवाजे पर निगाह रखना, विमल बोला। अगर तुम्हें वह खुलता दिखाई दे तो फौरन गोली चलाना शुरू कर देना। लेकिन मैंने कभी गोली नहीं चलाई। कोई बात नहीं, रिवॉल्वर का रुख गार्ड की तरफ करके घोड़ा दबाना शुरू कर देना। इतना बड़ा टारगेट मिस नहीं कर सकते। अच्छा, प्रहलाद हिचकिचाता हुआ बोला। वह वैन के पृष्ठभाग में उससे थोड़ा हटकर सावधान की मुद्रा में जा खड़ा हुआ। उसके बाद ट्रक के पृष्ठभाग में से तैयार की हुई स्टील की दो लंबी मजबूत सीट निकाली गई। वे सीटें 3 टन की वजन का भार संभालने के लिए भरपूर दमदार थी। उन सीटों को ट्रक के खुले पृष्ठभाग के साथ पूर्व निर्धारित तरीके से टिकाया गया और फिर पेंचों की सहायता से उन्हें ट्रक के साथ कस दिया ताकि वैन का
भार पड़ने पर वे अपने स्थान से हिल न सके। सीटों का दूसरा सिरा जमीन पर टिका हुआ था। अब वैन को चलाकर ट्रक के भीतर घुसा देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार था। उसके बाद तीरथ सिंह वैन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वहां बैठने लायक जगह बनाने से पहले उसने ड्राइवर की खून से लथपथ लाश को परे धकेलना पड़ा। उसकी हत्या करते समय तो तीरथ सिंह के चेहरे पर सिकन तक न आई थी, लेकिन अब उसकी लाश देखकर उसे मितली आ रही थी। उसने दांत भींच लिया और इंजन चालू किया। विमल ट्रक के भीतर जा खड़ा हुआ। राकेश एक और खड़ा होकर तीरथ को वैन प्लेटफॉर्म की सीध में चलाने का निर्देश देने लगा। तीरथ सिंह वैन को एक एक इंच सरकाता हुआ वैन को आगे बढ़ाता रहा। फिर वैन के अगले पहिए लोहे की सीटों के साथ जा लगे। विमल ट्रक के भीतर खड़ा दोनों हाथों से उसे वैन को चढ़ाने का निर्देश दे रहा था। तीरथ सिंह ने गियर बदलकर एक्सीलेटर दबाया। 2 बार वैन आधी ऊपर चढ़कर वापस लुढ़क गई, लेकिन तीसरी बार तीरथ सिंह ने वैन को भीतर पहुंचाने में कामयाब हो गया। उसने इंजन बंद कर दिया और हैंडब्रेक लगा दी। वैन से बाहर निकलने से पहले उसने ड्राइविंग केबिन और बक्से के बीच की बुलेट प्रूफ खिड़की पर निगाह डाली। भीतर बैंक का गार्ड मौजूद था। वह एक नौजवान आदमी था। उसके हाथ में राइफल थी और वह जलती निगाहों से सीधा उसे ही देख रहा था। तीरथ सिंह ने उसकी तरफ देखा तो उसने राइफल तीरथ सिंह की ओर तान दी। तीरथ सिंह जानता था कि उस बुलेट प्रूफ खिड़की में से गार्ड उसे गोली नहीं मार सकता था, लेकिन फिर भी वह घबराकर वैन से बाहर कूद गया। वह और विमल ट्रक से बाहर निकले। प्रहलाद को रिवॉल्वर के साथ वैन के पृष्ठभाग के पास तैनात कर दिया गया था। फिर पेंच खोलकर लोहे की सीटें अपने स्थान से हटाई गई और उन्हें ट्रक के भीतर डाल दिया गया और ट्रक का पृष्ठभाग बंद कर दिया गया। 48 लाख रुपए के नोटों से भरी बैंक वैन ट्रक के भीतर गायब हो गई। यहाँ तक सब कुछ योजना अनुसार हुआ, लेकिन रवानगी अभी भी मुमकिन नहीं थी। ट्रक का टायर फटा पड़ा था। 10:30 बजे तक जंगल की आग की तरह सारे जयपुर में यह खबर फैल गई कि 48 लाख रकम के साथ बैंक की वैन कहीं गायब हो गई थी। उस वक्त तक फौज और बैंक के सारे उच्च अधिकारी बैंक की छावनी के बीच का सारा रास्ता छान चुके थे, लेकिन बैंक वैन का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ठाकुर शमशेर सिंह थाने में बैठा था। वैन गायब हो जाने की खबर सुनकर उसका मन बिल्लियों जैसा उछल रहा था, लेकिन वह सूरत ऐसी बनाए बैठा था जैसे अभी अभी उसे अपनी नज़दीकी रिश्तेदारों की मौत की खबर सुनाई दी हो। रह रह कर टेलीफोन की घंटी बज रही थी। पत्र प्रतिनिधियों के, बैंक अधिकारियों के धड़ाधड़ टेलीफोन आ रहे थे। वह मशीन की तरह सबको जवाब दे रहा था कि वैन कहाँ गायब हो गई थी, कैसे गायब हो गई थी। उसे इसकी फ़िलहाल कोई खबर नहीं थी। फिर बैंक मैनेजर खुद थाने पहुंचा। उसने ठाकुर को अपना परिचय दिया और चिंतित स्वर में पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में? वैन की तलाशी जारी है। ठाकुर उसकी चिंता के साथ चिंतित होने का अभिनय करता हुआ बोला, जयपुर से निकासी के हर रास्ते को तलाश किया जा रहा है। इतनी बड़ी वैन हवा में तो गायब नहीं हो सकती है। आपके कर्मचारी जब भी वैन या माल के साथ कहीं भी खिसकने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला दूँ, वे पकड़े जाएंगे। हमारे कर्मचारी? मैनेजर हड़बड़ाकर बोला। और क्या, जाहिर है कि जिन लोगों के सुपुर्द वह वैन थी उन्हीं की नीयत खराब हो गई है। वे पगार की रकम के साथ छावनी पहुंचने के स्थान पर कहीं और पहुंच गए हैं। और कोई भला इतनी बड़ी वैन को आनन फानन में कैसे गायब कर सकता है? लेकिन वे सालों के
आजमाए हुए कर्मचारी हैं। मैनेजर तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। आदमी की नीयत बदलते देर नहीं लगती है साहब, लेकिन फिर भी आप कहते हैं इस बार वैन में 48 लाख रुपए था? हाँ।